हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं झारखंड का सेट नंबर 4 प्रैक्टिस नंबर। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत अच्छे से 3 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज मेरा चौथा सेट है। और जो नहीं देखे हैं वो सेट वो अच्छे से देख लें। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट बताया गया है सेट में। आगे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गिरिडीह जिले में विभाजन होने वाले दो प्रमुख नदियाँ का नाम बताएं। तो गिरिडीह जिला जो विभाजित होती है वो दो नदियाँ हैं। एक है आपका बराकर नदी और सकरी नदी। ठीक है, सकरी नदी कोडरमा वगैरह से अलग करती है और बराकर नदी भी गिरिडीह में बहती है। ठीक है, और वो अलग करती है गिरिडीह को। ये हो जाएगा बराकर और सकरी। बराकर नदी को कहा जाए तो ये कहाँ से निकलती है, तो पद्मा से निकलती है। हजारीबाग के पद्मा से निकलती है। सकरी नदी की बात किया जाए तो झारखंड में मार्ग बदलने के लिए फेमस नदी जो है, कुख्यात नदी कह सकते हैं। कुख्यात तो वो कौन सी नदी है? सकरी नदी है। ठीक है, मार्ग बदलने के लिए बराकर नदी झारखंड के पद्मा से निकलती है और कोडरमा होते हुए वो एंट्री लेती है। और कोडरमा में ही क्या है, एक जो झुमती तिलैया है, मतलब ये तिलैया बांध जो है वो इसी नदी पे है। ठीक है, तिलैया जल ये बराकर नदी पे ही है। स्थापना की बात किया जाए तो 1953 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। आगे अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 2001 ईस्वी में एलिफेंट के अंतर्गत भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ बनाया गया है? तो एक ही जगह है, वो पूर्वी सिंहभूम में दालमा में है। कहाँ है? दालमा में। दालमा में क्या चलाया गया था? एलिफेंट प्रोजेक्ट चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो 2001 में। दालमा का स्थापना कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। दालमा किससे घिरा हुआ है? तो दालमा हिल्स से घिरा हुआ है। ये एसआई का क्वेश्चन था, ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और दालमा और केंद्र सरकार द्वारा हाथी प्रोजेक्ट कब चलाया गया था? तो 1991 में चला गया था। और 1991 में 3 जिला का स्थापना हुआ था झारखंड में। आपका कौन सा है? BCG। बी फॉर बोकारो, सी फॉर चतरा और जी फॉर गढ़वा। ये तीनों जिला का भी स्थापना कब हुआ था? 91 ईस्वी में हुआ था। हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मेथन बांध किस नदी पर बना है? मेथन बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो मेथर बांध की बात किया जाए तो आपका ये मेथन बांध की अगर बात किया जाए तो आपका ये बराकर नदी पे है। मेथन बांध कहाँ है? बराकर नदी पे है। जो कब बनाया गया था? 1998 ईस्वी में बराकर नदी पे बना था। धनबाद में स्थित है। और बराकर दामोदर की क्या है? सहायक नदी है। बराकर किस नदी में जाके मिलती है? दामोदर नदी में मिलती है। दामोदर को झारखंड की सबसे लंबी नदी है। अपवाह क्षेत्र भी ज़्यादा है, 12,800 अपवाह क्षेत्र है। लंबाई की बात किया जाए तो इसका टोटल लंबाई दामोदर का 592 है। झारखंड में बोला जाए तो इसका 290 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। देव नदी भी कहा जाता है, प्रदूषित नदी भी कहा जाता है। तो मेथन डैम कहाँ है? आपका बराकर नदी पे धनबाद में है। ठीक है, धनबाद में। स्थापना की बात किया जाए तो कब हुआ था? 98 में हुआ था, 1998 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सौर रेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो नगड़ी से, रांची नगड़ी से निकलती है। रांची नगड़ी से हम बताए थे। रांची नगड़ी से अगर मैप ऐसे है तो रांची अगर यहाँ है तो यहाँ से 2 नदियाँ निकलती है। इधर स्वर्ण रेखा नदी चल जाती है और यहीं से निकलती है नगड़ी से। एक आती है दक्षिण कोयल नदी। कौन सी नदी? दक्षिण कोयल नदी इधर से ही बहती है। और दक्षिण कोयल नदी के किनारे ही आपका गुमला में एक किला है जिसका नाम क्या है? नवरत्नगढ़ का किला या दोयसा का किला। वो यही दक्षिण कोयल नदी के किनारे है। ये नवरत्नगढ़ का किला जो है सो एक और की बात किया जाए तो एक और किससे घिरा हुआ है? तो आपका एक और दक्षिण कोयल नदी है, बाकी 3 और पहाड़ों से घिरा हुआ था। ये दोयसागढ़ का किला का स्थापना या न्यू किन्होंने स्थापित किया था? तो तो मोहम्मद तो कौन रखे थे? तो दुर्जन साल ने रखे थे। कौन? दुर्जन साल रखे थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देख रहे थे तो मेथन डैम कहाँ है? आपका बराकर नदी पे, धनबाद में। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को अपनी सीमाओं से साझा करता है? किसको? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को। तो एकमात्र ये जिला है कौन सा? पूर्वी सिंहभूम। आपका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी सिंहभूम जिला जो है जो किसको टच करता है? आपके बंगाल को, साथ में उड़ीसा को भी। ठीक है, साथ में उड़ीसा को भी टच करता है। तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम हो गया। ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला हो गया जो इधर किसको? बंगाल को, वेस्ट बंगाल को, और नीचे किसको?
नीचे उड़ीसा को टच करता है। और इससे एक और क्वेश्चन आ जाता है कि एकमात्र जिला जो केवल एक जिला के साथ सीमा बनाता है, तो ये आपका जिला हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम है जो केवल सरायकेला खरसावां से आपका सीमा बनाता है। किससे बनाता है? सरायकेला खरसावां से सीमा बना। तो आपका आंसर का बात कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? पूर्वी सिंहभूम एकमात्र ये है जो उड़ीसा और किसके साथ सीमा साझा करता है? उड़ीसा और उड़ीसा के साथ बंगाल की सीमा। और एकमात्र ये जिला है पूर्वी सिंहभूम जो क्या करता है? पूर्वी सिंहभूम आपका जो एक ही जिला के से सीमा लगाता है वो सरायकेला और खरसावां से लगाता है। पूर्वी सिंहभूम का बात कीजिएगा तो इसी में दालमा हिल्स है, और जमशेदपुर यहीं है, और आपका पूर्वी सिंहभूम हाथी रिजर्व जो दालमा में चलता है वो यहीं है। और पूर्वी सिंहभूम एकमात्र ऐसा जिला है जो समुद्र के सबसे नज़दीक जिला है। समुद्र से सबसे नज़दीक पूछा जाए, समुद्र से सबसे नज़दीक जिला कौन सा है? तो आपका पूर्वी सिंहभूम ही जिला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और झारखंड में अबरक का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं अबरक की राजधानी किसे कहा जाता है? कोडरमा। अबरक के उत्पादन में जिला कौन है? कोडरमा अग्रणी जिला है अबरक के उत्पादन में। अगर देश में बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा अबरक कौन? चाइना उत्पादन करता है, लेकिन है किसके पास अबरक सबसे ज़्यादा? तो आपका भारत के पास है। ठीक है, भारत के पास है। और भारत में सबसे ज़्यादा माइका राजधानी ही कहा जाता है किसको? कोडरमा को कहा जाता है, कोडरमा को। और किस्म की तो रूबी किस्म का अबरक पाया जाता है। रूबी किस्म का अबरक में अबरक पाया जाता है। इसीलिए अबरक पाए जाने के कारण यहाँ की मिट्टी को चमकीली मिट्टी भी कहा जाता है। कोडरमा की मिट्टी हजारीबाग और गिरिडीह वाले क्षेत्र में जो पाई जाती है वो चमकीली मिट्टी पाई जाती है, या अबरक मूलक मिट्टी पाई जाती है। और भारत में अगर बात कीजिएगा तो ये अबरक उत्पादन में तो आंध्र प्रदेश आपका आगे है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। राजमहल ट्रैप। राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो राजमहल ट्रैप की बात कीजिएगा तो आपका ये झारखंड का अगर मैप हो गया, ये झारखंड का मैप अगर हम लेते हैं तो आपका ये तो यहाँ साहेबगंज है, तो यही क्या है? आपका राजमहल का क्षेत्र है। कौन सा? राजमहल का क्षेत्र है। तो कौन सा भाग हो जाएगा? नॉर्थ और ईस्ट भाग हो जाएगा। नॉर्थ और ईस्ट भाग में क्या है आपका? नॉर्थ ईस्ट में राजमहल ट्रैप। राजमहल ट्रैप किस लिए फेमस है? राजमहल ट्रैप में ब्लैक सॉइल पाया जाता है। कौन सा सॉइल? ब्लैक सॉइल, जिसे क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी कहा जाता है। रेगुर। सॉइल डे कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है सॉइल डे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। राजमहल ट्रैप हो गया कौन सा? उत्तरी आपका उत्तरी पूर्वी भाग में हो गया। आंसर डी हो जाएगा इसका। आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसे भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो पिट्सबर्ग कहा जाता है तो आपका जमशेदपुर को क्या कहा जाता है? भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। पिट्सबर्ग है कहाँ? क्वेश्चन आ सकता है। तो पिट्सबर्ग आपका यूएसए में एक जगह है। यूएसए में एक जगह है जो किस लिए फेमस है? औद्योगिक करण के लिए। औद्योगिक नगर है जो और ये जो 3 नदियों के संगम पे स्थित है। जमशेदपुर भी कौन सी नदी? खरकई नदी और स्वर्णरेखा के संगम पे है। और एक तरह से स्टील उत्पादन, लोहे के उत्पादन में अग्रणीय है जमशेदपुर। और 1907 ईस्वी में स्थापना हुआ था। 1911 ईस्वी में लोहा निकाला गया था। और 1914 ईस्वी में यहाँ से क्या निकाला गया था? तो 1914 ईस्वी में यहाँ स्टील निकाला गया था। ठीक है, यहाँ से स्टील निकाला गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जमशेदपुर हो जाएगा। उसके बाद बहावी आंदोलन की बात किया जाए तो बहावी आंदोलन, ठीक है, बहावी आंदोलन का बात किया जाए तो बहावी आंदोलन का झारखंड का प्रसार का दायित्व किसे सौंपा गया था? बहावी आंदोलन का तो बहावी आंदोलन का शाह मोहम्मद हुसैन को बहावी आंदोलन का प्रसार के लिए सौंपा गया था झारखंड में। ये संथाल परगना में इसका प्रचार भी कर रहे थे कौन? अगर इब्राहिम, हाँ इब्राहिम का बात किया जाए तो इब्राहिम मंडल थे। इब्राहिम मंडल वो कहाँ? संथाल परगना में कर रहे थे। और अमरीउद्दीन द्वारा भी संथाल परगना में। ठीक है, बहावी आंदोलन की शाखा अगर बोला जाए खोला कहाँ गया था? ये क्वेश्चन आता है हमेशा कि बहावी आंदोलन का शाखा कहाँ था? तो आपका राजमहल में बहावी आंदोलन का शाखा खोला गया था। और हाँ, और एक इससे और क्वेश्चन आता है कि आपका जो हजारीबाग का जो था कौन? मीर उस्मान, ठीक है, उस्मान जो थे वो अहमद शाह बरेली से कहाँ मिलने गए थे? अहमद शाह बरेली से मिलने के लिए कहाँ गए थे? बरेली गए थे। ठीक है, बरेली गए थे।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं, अरविंद घोष और वारिंद्र घोष का नाना राजा नारायण वसु देवघर के रहने वाले थे। ठीक है, सही है, ये गोल्डन लीग के संस्थापक वगैरह थे और ये देवघर में ही रहते थे। तो वरिंद्र घोष की शिक्षा दीक्षा देवघर में, हाँ, वहीं हुई थी। और देवघर स्थित बैजनाथ उच्च विद्यालय क्रांतिकारियों राष्ट्र का सूचक था, होल्ड में रखते हैं। और सुकुमार मित्र, बीबी मित्र, वीरेंद्र भट्टाचार्य एवं एम बोस देवघर के क्रांतिकारी नेता थे। तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। तो ये अगर बात किया जाए तो 19 का है, तो वो देवघर स्थित कौन सा बैजनाथ विद्यालय नहीं, ये क्या हो जाएगा, आर मित्रा विद्यालय। ठीक है, आर मित्रा विद्यालय करके था, कौन सा, आर मित्रा उच्च विद्यालय क्रांतिकारी राष्ट्रपति का सूचक था। और यहाँ के जो प्राचार्य थे उनका नाम क्या था, शांति कुमार बख्शी, शांति कुमार बख्शी। लेकिन काम यहाँ अशांति का सारा होता था, आंदोलन के लिए किया जाता था। ठीक है, तो क्रांतिकारियों का प्रशिक्षण केंद्र माना जाता था ये कौन सा, आर मित्रा उच्च विद्यालय। आगे बढ़ते हैं, उसका सी हो जाएगा आंसर। उसके बाद 1994 ईस्वी में जेपीपी झारखंड पीपल्स पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर रामदयाल मुंडा और महासचिव सूर्य सिंह बेसरा थे। और जेपीपी निरूपित करता है किसको, तो आपका आपका जेपीपी निरूपित करता है किसको, आपका झारखंड पीपल्स पार्टी को। झारखंड पीपल्स पार्टी को स्थापना कब किया गया था, तो इनका 1991 में रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में किया गया था। लेकिन जेपीपी का बात किया जाए, पुनर्गठन जो किया गया था वो 1994 ईस्वी में किया गया था, 1994 ईस्वी में। और इनके अध्यक्ष तो बता ही दिया, डॉक्टर रामदयाल मुंडा के बारे में जानते हैं हम लोग, टीआरएल डिपार्टमेंट के संस्थापक थे। 2010 में पद्मश्री मिला था। और रामदयाल मुंडा बहुत मतलब क्षेत्रीय भाषा वगैरह में बहुत काम किए हुए थे। और बस इतना ही, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको हम लोग बार बार जितना बार पढ़ रहे हैं उतना बार इसको आ रहा है। तो इसको की गुफा झारखंड के किस जिले में है, तो हजारीबाग में है इसको की गुफा। इसको की गुफा से क्या क्या मिली है, आदि मानव के साक्ष्य चित्र मिला है आदि मानव का। ठीक है, और पाषाणकालीन सारे चीज़ यहाँ से ही मिले हैं। और इसको में नक्षत्र वन वगैरह बोला जाए, खुला सूर्य मंदिर वगैरह, ये सारे कहाँ पाए गए हैं, आपके हजारीबाग के इसको में। और ये पाषाणकालीन युग से संबंधित है इसको की गुफा, जो हजारीबाग के बड़का गांव में स्थित है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है अगर देखा जाए तो आपका देखते पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड में अपनी सेना के लिए हाथी मंगाता था, बिल्कुल। उसके बाद अशोक 13वें शिलालेख झारखंड क्षेत्र की चर्चा की गई, हाँ की गई, आठविक नाम से, दोनों सही है। उसके बाद कुषाण वंश के सिक्के पलामू से मिले, नहीं, कुषाण वंश के सिक्के कहाँ से मिले हैं, रांची से मिले, कुषाण वंश के सिक्के रांची से मिले। अगला है हेमंत संघ की यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा है, यस, हेमंत संघ जो है सो हर्षवर्धन से मिले थे। हर्षवर्धन से कहाँ मिले थे जाके, आपके राजमहल में मिले थे। और राजमहल को किस नाम से संबोधित किया था, तो आपका ये राजमहल को किचिंग कायला के नाम से संबोधित किए थे हेमंत संघ ने किसको, आपका राजमहल को। और वैसे हेमंत संघ ने अपनी यात्रा वृत्तांत में झारखंड को किस नाम से, कीलाना, शोफा लाना और कर्ण सुवर्ण के नाम से संबोधित किया था। लेकिन कुषाण वंश के अगर सिक्के बोला जाए तो ये कुषाण वंश के सिक्के कहाँ पाए गए थे, तो आपके रांची से आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा जो गलत है। यहाँ 3 तरह के सिक्के पाए गए थे, इंडो सिथियन के सिक्के, इंडो याद रखिएगा, इंडो सिथियन, ठीक है, थीन आ रहा है, तो थीन कहाँ पाई जाती, चाय में, तो ऐसे याद रखेंगे, चाय भाषा, इंडो सिथियन। रोमन वाला बोला जाए तो आपका सिंहभूम से पाया गया था। और उसके बाद एक कुषाण वंश का आता है, वो रांची से सिक्का पाया गया था। 3 तरह से सिक्के पाए गए थे। आगे बढ़ते हैं, झारखंड में अंग्रेज का प्रवेश सर्वप्रथम किस क्षेत्र से हुआ था, तो झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश की बात किया जाए तो ये सिंहभूम के क्षेत्र से हुआ था। ये जेपीएससी का क्वेश्चन है, जो
7th से 10th जेपीएससी में पूछा था, और जेपीएससी खुद अपना आंसर गलत मान रही थी, वो पलामू मान रही थी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सिंहभूम हो जाएगा। तो सिंहभूम की ओर से अंग्रेजों ने प्रवेश किया था। पहला ढाल विद्रोह भी कहाँ हुआ था, ढाल विद्रोह की बात किया जाए तो 1767 67 से 77 तक भी वहीं हुआ था आपका सिंहभूम क्षेत्र में। उसके बाद सिंहभूम क्षेत्र, उसके बाद अंग्रेजों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है पूर्वी सिंहभूम को कहा जाता है। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा को कहा जाता है। बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो तेलियागढ़ का किला कहाँ है, साहेबगंज में है, साहेबगंज में। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र, जो अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा के संबंधित भारतीय संविधान कौन सी है, तो अनुसूचित क्षेत्र की अगर चर्चा किया जाता है तो 5वीं अनुसूची में है। अनुसूचित क्षेत्र की चर्चा कौन सी है अनुसूची, तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों की चर्चा है, और वहाँ के जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया। तो कभी कभी विरोध उठता है कि झारखंड 5वीं अनुसूची में आता है तो यहाँ कोर्ट, हाई कोर्ट और पुलिस स्टेशन क्या जरूरत, यहाँ खुद लोगों द्वारा शासन किया जा सकता है, ये चर्चा आती है। 6ठी अनुसूची में क्या है आपका, तो 6ठी अनुसूची में अत्री में, ठीक है, अत्री मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के वहाँ की प्रशासन की चर्चा है। ये 6ठी में। 7वीं में बात किया जाएगा तो 7वीं अनुसूची में क्या है, तो 7वीं अनुसूची में विभिन्न अनुसूचियों की चर्चा है, अनुसूचियाँ विभिन्न विषयों की चर्चा है, संघ सूची, राज्य सूची वगैरह। 8वीं अनुसूची में क्या है, तो भाषा की चर्चा है। भाषा की चर्चा, कितनी भाषाएं हैं, टोटल 22 हैं। पहले कितनी थी, 14, और कितनी बनी, 8 बनी, और टोटल कितना हो गया, 22 भाषा। 9वीं अनुसूची में भूमि अनुमूलन है। और 10वीं अनुसूची में अगर बात किया जाए तो 10वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं अनुसूची में बात किया जाएगा तो दल बदल है। दल बदल 1985 ईस्वी में आया था 52वां संविधान संशोधन द्वारा। उसके बाद 9वां जो आया था पहला संविधान संशोधन द्वारा आया था 1991 ईस्वी में। 11 बोला जाए तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा कब आया था, 1992 ईस्वी में, 93 ईस्वी में आया था। और 74वां 12 अनुसूची बोला जाए तो 11 में क्या है, पंचायती राज, 12 में क्या है, नगर निगम, ये भी कौमा संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 ईस्वी में आया था। ठीक है, तो इस तरह से 12 अनुसूची खत्म हो गया। पहले मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो 8 अनुसूची, अभी कितनी हो गई है, 12 अनुसूची हो गया है। अनुसूची किसे कहा जाता है, जो संविधान में चर्चा नहीं किया गया है लेकिन बाद में जोड़ा जाता है तो अनुसूचियों में जोड़ा जाता है उसे। अब हम लोग आगे आते हैं बेगा जनजाति समानता। बेगा जनजाति समानता किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो हम लोग बेगा जनजाति की समानता अगर बोला जाए तो आपका ये बेगा जनजाति आपका ये सिंहभूम क्षेत्र में बेगा जनजाति पाई जाती है। ठीक है, सिंहभूम क्षेत्र में आपका बेगा जनजाति, और पलामू में भी पाई जाती है ये बेगा जनजाति। ठीक है, याद रखिएगा, बेगा जनजाति सिंहभूम वगैरह क्षेत्र में बेगा जनजाति आपकी पाई जाती है। आगे हम लोग नहीं, हाँ, क्वेश्चंस गलत है, हम गलत पढ़ लिए। जो बेगा जनजाति अगर बोला जाए तो कहाँ नहीं पाई जाती है, ठीक है, कहाँ नहीं पाई जाती, तो सिंहभूम क्षेत्र में बिल्कुल नहीं पाई जाती है, क्योंकि यहाँ हो जनजाति पाई जाती है। हो जनजाति वगैरह की बहुलता कहाँ है, सिंहभूम में ज़्यादा है। लेकिन पलामू, हम बोल रहे थे कि पलामू में क्या है, बेगा जनजाति है, पलामू में बेगा। तो पलामू से सटे कौन कौन से इलाके हैं आपके, लातेहार हैं, रांची है, हजारीबाग, तो पलामू। अगर ट्रिक हम बात करेंगे तो जैसे कोई कहीं से आता है तो बेग कहाँ रखता है, पलंग पे रखता है, तो पलामू। ठीक है, तो बेगा कहाँ से रिलेट करेंगे, बेगा पलामू में। ये बाघ को अपना पशु मानते हैं, फिर ये पशु वगैरह बेगा जनजाति का बात किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जनजाति अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है, तो जनजाति अर्थव्यवस्था का मूल आधार कोई भी जनजाति का है वो क्या है, कृषि है। ठीक है, कृषि है। उसके बाद पशुपालन वगैरह होता है। मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं, तो मुंडा जनजाति के लोग अगर स्वयं को क्या कहते हैं, होड़को, ये हम पहले चर्चा कर दिए थे। और अपनी भाषा को क्या कहते हैं, होड़ो जगर कहा जाता है। ठीक है, कुड़ुक किसकी भाषा है, तो उरांव जनजाति की भाषा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि झारखंड कि किस जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है। झारखंड में किस जनजाति को जनजातियों का हिंदू संस्करण कहा जाता है, तो अगर बात कीजिएगा तो आंसर इसका हो जाएगा भूमि जनजाति। ठीक है, भूमि जनजाति हिंदू संस्करण कहा जाता है।
और इनकी सर्वाधिक जनसंख्या अगर बोला जाए तो कहाँ मिलता है, पूर्वी सिंहभूम में मिलता है, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम में पाई जाती है कौन सी, भूमि जनजाति। और इसे क्या कहा जाता था, मुगल काल में मतलब चूहाड़ कहा जाता था, ठीक है। तो हम लोग चूहाड़ विद्रोह पढ़े होंगे, कब हुआ था, ये 1769 से स्टार्ट हुआ था और 1805 ईस्वी तक चला था चुवाड़ विद्रोह, ठीक है। तो चुवाड़ नाम से जाना जाता था। और इन्हें भूमिज का बात किया जाए तो इसे किस नाम से जाना जाता है, तो धनबाद के सरदार के नाम से भी जाना जाता है, धनबाद के सरदार के नाम से। और इनके पुजारी को लाया कहा जाता है, भूमिज के पुजारी को क्या कहा जाता है, लाया कहा जाता है। और इनका धर्म जीववाद और हिंदू धर्म से रिलेटेड है, जीववाद और हिंदू धर्म से। और भूमिज का एक और खासियत है कि भूमिज जनजाति में तलाक की प्रथा पाई जाती है, जिसमें क्या होता है, एक पत्ते को फाड़ दिया जाता है, एक पत्ते को अगर फाड़ के फेंक दिया जाए, भूमि पे गिरा दिया जाए, तो वो क्या होता है, तलाक हो जाता है। भूमि की ये भूमिज में ये प्रक्रिया चलती है तलाक का। उसके बाद है कि सुमेलित कीजिए, ठीक है, सुमेलित करना है। तो ये बोला जाए जदुर डांडी बोला जाए तो अभी होल्ड में रखते हैं, जो हम लोग जानते हैं फेमसली उसको करम डांडी। करम का बात किया जाए तो किस दिन में बनाया जाता है करम, ठीक है। तो करम किस दिन में बनाया जाता है, तो वर्षा ऋतु में, रिलेट हो गया। उसके बाद जात्रा या खद्दी बोला जाए तो खद्दी बसंत ऋतु में बनाया जाता है। खद्दी कब बनाया जाता है आपका, बसंत ऋतु। खद्दी का बात किया जाए तो हाँ, गर्मी के दिनों में ये खद्दी जात्रा या खद्दी डांडी अगर बोला जाए तो ये कब बनाया जाता है, जात्रा, हाँ, ग्रीष्म ऋतु में ये बनाया जाता है, ग्रीष्म ऋतु में। उसके बाद जदुर डांडी का बात किया जाए तो ये बसंत ऋतु में बनाया जाता है। और माथा डांडी की बात किया जाए तो जो शीत ऋतु में बनाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं, झारखंड का प्राचीनतम और सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है। तो सबसे प्राचीनतम अगर बोला जाए तो झारखंड का वाद्य यंत्र आपका मांदर है, ठीक है, मांदर ये प्राचीनतम है। और इसे तुमदक भी कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तुमदक के नाम से भी जाना जाता है। और इसका निर्माण का अगर बात किया जाए तो मिट्टी, लकड़ी के गोलाकार खोल के सिरे के दोनों और बकरी का चमड़ा मढ़ के किया जाता है, ठीक है। दो सिरे होते हैं तो वहाँ बकरी का चमड़ा मढ़ के इसका निर्माण किया जाता है, किसका, आपका मांदर का, ठीक है। ढोल भी अवनद है, वह वाद्य यंत्र के अंतर्गत बोला जाए तो मांदर की अवनद में आता है, ठीक है। बांसुरी सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है, ये भी अवनद आता है, ढोल, ठीक है। धमसा भी आपका अवनद में ही आता है। आगे देखते हैं हम लोग, झारखंड का हो गया मांदर सबसे प्राचीनतम। आगे है कि रथ यात्रा, ठीक है। रथ यात्रा जगन्नाथ मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। रथ यात्रा जगन्नाथपुर का मेला का बात किया जाए तो रांची में किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया जाए तो 1691 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था, तो एनी शाह द्वारा दो काम किया गया था। इसकी हाइट कितनी है, तो 100 फीट हाइट है, ठीक है, 100 फीट। और एनी शाह का एक और काम किए थे, इन्होंने राजधानी को अपना स्थापित किए थे कहाँ, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे सतरंजी में। कहाँ, सतरंजी में अपनी राजधानी को स्थापित किए थे कौन, आपके ये एनी शाह। और एनी शाह के द्वारा ही जगन्नाथ मंदिर का जो मंदिर का निर्माण किया गया था। जगन्नाथपुर का मेला कहाँ लगता है, आपका रांची में लगता है। किसके तर्ज पे लगता है ये मेला, तो मेला बात किया जाए तो आपका जो ये उड़ीसा में है जगन्नाथ मंदिर, उसी के तर्ज पे यहाँ आयोजन किया जाता है। और ये इसमें बात किया जाए सुभद्रा, बलराम और कृष्ण के प्रतिमा, ये मूर्तियों का क्या किया जाता है, रथ यात्रा में ही उसका भ्रमण किया जाता है, जाके मतलब ये स्टार्ट किया जाता है और रखा जाता है फिर मौसी बाड़ी में, और फिर पुनः लाया जाता है अपने जगह पे। आगे हो गया कि ओ हीरा, ठीक है। ओ हीरा का संबंध किससे है, तो वो हीरा की बात किया जाए तो आपका वंदना पर्व से है। और वंदना पर्व किस उद्देश्य से बनाया जाता है, आयोजन कार्तिक अमावस्या में किया जाता है। वंदना कब किया जाता है, तो आपका कार्तिक, अभी कार्तिक ही चल रहा है तो कार्तिक अमावस्या में किया जाता है, ठीक है। अमावस्या में आपका कौन सा, ये आपका किया जाता है, कार्तिक अमावस्या में वंदना पर्व का आयोजन किया जाता है। और ये मतलब पूरा 1 सप्ताह तक चलता है, ठीक है। और इस पर्व की जो शुरुआत अगर बोला जाए तो ओ हीरा गीत से किया जाता है। ओ हीरा, जैसे हम लोग जानवरों को नहीं कहते मार मार के थपथपा के, ओ हीरा है वो, ठीक है। तो ओ हीरा, ठीक है। वो जानवर अगर आपको हम लोग प्यार से बोलते हैं ओ हीरा, तो हम लोग क्या रखेंगे, ओ हीरा गीत वंदना पर्व से रिलेटेड है, ठीक है। ये कब चलता है, कार्तिक अमावस्या के दिन स्टार्ट होता है।
आगे हम लोग बढ़ते हैं पंडित रघुनाथ मुर्मू के बारे में। पंडित रघुनाथ मुर्मू संथाली और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों में भाग के रूप में संथाली वर्णमाला का निर्माण किया था, जो निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो हम लोग जानते हैं संथाली भाषा का लिपि क्या है? ओल्ड चिकी लिपि है। ओल्ड चिकी लिपि आविष्कारक कौन थे? रघुनाथ मुर्मू। कब आविष्कार किए थे? तो 1941 ईस्वी में। रहने वाले कहाँ से के थे? तो उड़ीसा के रहने वाले थे रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, रघुनाथ मुर्मू एक और बुक लिखे हैं तो विदुचादन। ठीक है, विदुचादन। ठीक है, विदुचादन संथाली में ही लिखे हैं। और अगर बात किया जाए तो ये संथाली भाषा एकमात्र ऐसा भाषा है जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। कौन संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो 92 संविधान कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2003 के तहत इसको शामिल किया गया है। और झारखंड में दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषाओं में अगर बात किया जाए तो संथाली भाषा ही है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि शरद चंद्र राय की बात किया जाए तो शरद चंद्र राय मुंडास एंड देयर कंट्री नामक पुस्तक कब लिखे थे? मुंडास एंड देयर कंट्री नामक पुस्तक तो 1912 ईस्वी में लिखे हुए थे। मुंडास एंड देयर कंट्री। इनका और बुक बोला जाए तो द खड़ियास करके लिखे हैं, द खड़ियास। ठीक है, खड़ियास करके। ठीक है, खड़ियास करके इनका बुक है। ठीक है, और अगर बात किया जाए तो इनका द खड़ियास करके और एक और लिखे हुए हैं आपका ये अदुमणि गोपाल के जीवनी भी लिखे हैं ये शरद चंद्र राय। और शरद चंद्र राय मुंडास एंड देयर कंट्री के साथ लिखे हैं द मुंडास कम्युनिटी। ठीक है, द मुंडास कम्युनिटीज भी इन्हीं का बुक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि संथाली भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक कौन थी? संथाली भाषा पे लिखी गई प्रथम पुस्तक का नाम क्या था? तो आपका एक था एन इंट्रोडक्शंस टू दी संथाली लैंग्वेज। एन इंट्रोडक्शंस टू दी संथाली लैंग्वेज अगर बोला जाए तो किसके द्वारा लिखा गया था? तो फिलिप्स के द्वारा लिखा गया था। क्या? जे फिलिप्स के द्वारा। ठीक है, जे फिलिप्स के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? एन इंट्रोडक्शंस टू दी संथाली लैंग्वेज लिखा गया था। और यह पुस्तक 1852 ईस्वी में, ठीक है, प्रकाशित हुई थी। और 1868 ईस्वी में बात किया जाए तो ये पक्सुले जो थे उनका एक बुक आया था शब्दकोश का, ये वोकैबुलरी करके आया था, ये वोकैबुलरी ऑफ संथाली लैंग्वेज। ठीक है, और संथाली प्रवेशिका एक फेमस बुक है, संथाली प्रवेशिका। ठीक है, प्रवेशिका ये किसके द्वारा आया था? डोमन शाहू समीर के द्वारा। डोमन शाहू समीर के द्वारा संथाली प्रवेशिका। अब आते हैं संथाली प्रवेशिका, डोमन शाहू समीर हो गया। ये वोकैबुलरी ऑफ संथाली लैंग्वेज की बात किया जाए तो पक्सुले जी हो गए, और ये डोमन शाहू समीर। और इंट्रोडक्शन जे फिलिप्स के द्वारा हो गया। और आंसर क्या हो जाएगा? ये ही होगा, एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाली लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपडेटेड रॉक फॉस्फेट निम्नलिखित में से किस जिला में पाया जाता है? तो अपडेटेड रॉक फॉस्फेट की अगर बात किया जाए तो आपका पश्चिमी सिंहभूम में ये रॉक फॉस्फेट वगैरह और जितने भी धातु कर्म की अगर बात किया जाए तो वो सारे कहाँ? सिंहभूम क्षेत्र में पाया जाता है। अगर कोई भी अगर पूछ दिया कि ये खनिज कहाँ पाया जाता है, और अगर अब एग्जाम में नहीं जान रहे हैं और वहाँ सिंहभूम है तो आप सिंहभूम को क्लिक करके निकल सकते हैं, बशर्ते पेट्रोलियम नहीं होना चाहिए, ऊर्जा खनिज जो है वो नहीं होना चाहिए, धात्विक चीज़ कुछ भी पूछ दे तो हम सिंहभूम क्लिक करके निकल सकते हैं। अगर नहीं जानते उस स्थिति में तो अपडेटेड रॉक फॉस्फेट की बात किया जाए तो पश्चिमी सिंहभूम जान रहे हैं किस लिए फेमस है? लौह अयस्क के लिए फेमस है आपका पश्चिमी सिंहभूम, मैंगनीज वगैरह के लिए। और लौह अयस्क किस कर्म के चट्टानों में पाई जाती है? तो धारवाड़ कर्म के चट्टानों में लौह अयस्क पाया जाता है। धारवाड़ जिला है कहाँ? कर्नाटक में धारवाड़ जिला है, उसी के नाम पे पड़ा हुआ है धारवाड़। ठीक है, और दो तरह के होते हैं, एक धारवाड़ कर्म की चट्टानें, एक गोंडवाना कर्म की चट्टानें। गोंडवाना कर्म की चट्टानों से आपको क्या मिलता है? कोयले की प्राप्ति होती है गोंडवाना कर्म की चट्टानों से। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि माइकल जॉन प्रभाकर। ठीक है, माइकल जॉन प्रभाकर निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो अगर माइकल जॉन प्रभाकर की बात किया जाए तो आपका जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है, कहाँ? जमशेदपुर में स्थित है, जो किसके द्वारा? टाटा वर्कर यूनियन द्वारा। टेल्को वर्कर्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष जो माइकल जॉन टेल्को थे, माइकल जॉन टेल्को। ठीक है, टेल्को यूनियन की स्थापना की थी, वही है क्या आपका? माइकल जॉन प्रभाकर सभाकर जो बोला जाए वो। आगे आते हैं टांगीनाथ मंदिर। टांगीनाथ बोला जाए तो कहाँ है? मंझगांवा गुमला में है। क्या किए थे परशुराम ने? जब सबको दुनिया को शुद्ध करके जब तपस्या में लीन होने जा रहे थे
तो क्या किए थे, अपना फरसा को गाड़ दिए थे कहाँ, मझगांवा में। और अभी तक ये कितना नीचे तक गाड़ा है उसका पता नहीं, बट ये गुमला में मझगांवा में स्थित है। क्या आपका टांगीनाथ मंदिर। निर्माण की बात कीजिएगा तो निर्माण का बात कीजिएगा तो ये गजघंट राय के टाइम पे किया गया था इसका। और एक हापामुनि गांव में आपका एक मंदिर है, वो हापामुनि गांव में आपका एक मंदिर है महामाया मंदिर, उनका भी निर्माण हुआ था उसी काल में 908 ईस्वी में महामाया। और उन्हीं के द्वारा क्या ये मझगांव स्थित जो है गुमला में कौन सा टांगीनाथ मंदिर वो किया गया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी। ठीक है, झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी कुंजी का आयोजन की शुरुआत झारखंड के किन जिले से हुआ। जब रघुवर दास 2019 में थे, फरवरी 19 में लगभग, जनवरी 19 में, तो वो चतरा में उद्घाटन किए हुए थे, एक आयोजन किए थे सहिया आरोग्य कुंजी के का शुरुआत चतरा जिला से किया गया था। इसमें क्या था, अगर महिलाएं जो है सहिया दीदी वगैरह में, तो वो सारे को क्या दिया जाएगा, किट दिया जाएगा। और नॉर्मल अगर कोई बीमारी वगैरह है या बुखार वगैरह लगा हुआ है या सेहत खराब है, तो वो किट के जरिए पता लगाया जाएगा और वो लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। उसके तहत यही है आरोग्य कुंजी योजना, सहिया आरोग्य कुंजी। अब आते हैं नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना की बात किया जाए। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि, तो यहाँ से समझ रहे हैं कि जल के समृद्धि के लिए काम किया जा रहा है कि अंतर्गत मनरेगा के तहत कितने मानव सृजन का लक्ष्य रखा गया है। तो हेमंत सोरेन के द्वारा बात किया जाए तो एक बार कोरोना काल में 3 योजनाएं स्टार्ट किया गया था। उसमें था बिरसा हरित योजना, दूसरा था आपका यही नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, और तीसरा था आपका पोटो हो खेलो योजना। ठीक है, पोटो हो सरदार खेलो योजना था। अब बोला जाए तो बिरसा हरित योजना के तहत कितना 25 करोड़ रखा गया था, क्या आपका मानव सृजन, जो मनरेगा के तहत जो काम करते हैं उतने दिन का सृजन रखा गया था कि उतने लोग को रोजगार मिलेगा एक तरह से। और उसके बाद बात किया जाए तो नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत तो 10 करोड़ रखा गया था। ठीक है, और ग्रामीण स्तर में खेल मैदान वगैरह को बनाने के लिए पंचायत स्तर पे पोटो हो खेलो योजना का विकास किया गया था कि पंचायत स्तर पे क्या किया जाएगा, खेल मैदान का विकास किया जाएगा। और इसके तहत जो कोरोना काल में जो श्रमिक लोग आ गए हैं घर, उससे भी क्या हो जाएगा, काम मुहैया हो जाएगा। और इस तरह से आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, अगर आगे क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य आंसर हो जाएगा इसका 10 करोड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य सरकार की खेल नीति जो है, खेल नीति प्राधिकरण कब लागू हुआ। ठीक है, खेल नीति प्राधिकरण द्वारा लागू किया जाता है, तो किसके द्वारा, झासा द्वारा। झासा का पूरा नाम क्या है, झारखंड स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ झारखंड, अथॉरिटी ऑफ झारखंड। स्थापना की बात कीजिएगा तो 2006 में स्थापना हुआ था इसका। किसका, साझा का। सीधा क्वेश्चन देगा, साझा का पूरा नाम क्या है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ झारखंड। ठीक है, खेल नीति का प्राधिकरण अगर बोला जाए तो 2006 में इसका स्थापना हुआ था। और खेल की अगर बात किया जाए तो नई खेल नीति भी आई है अब। ठीक है, नई खेल नीति के तहत क्या प्रावधान किया गया है कि अगर कोई ओलंपिक में गोल्ड जीतता है तो उसे कितना दिया जाएगा, तो 2 करोड़ रुपया दिया जाएगा। अगर कोई सिल्वर जीतता है तो उसे कितना पैसा दिया जाएगा, झारखंड सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। और अगर कोई ब्रॉन्ज जीतता है तो उसे कितना दिया जाएगा, 75 लाख रुपया दिया जाएगा। ये खेल नीति का था। और खेल नीति के तहत ये भी दर्शाया गया था कि अगर कोई स्पोर्ट कोटा से हैं तो उसके सरकारी नौकरी वगैरह में 2% का आरक्षण डायरेक्टली दिया जाएगा, स्पोर्ट कोटा वालों को दिया जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सिद्धू कानू ने 1855-56 में ब्रिटिश सत्ता साहूकारों और व्यक्तियों और जमींदारों के खिलाफ किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो आपका संथाल विद्रोह। ठीक है, संथाल विद्रोह जिसे हुल विद्रोह कहा जाता है। हुल दिवस कब मनाया जाता है, 30 जून को हुल दिवस मनाया जाता है। और राज्य सरकार द्वारा इसे अब राजकीय छुट्टी के रूप में भी मनाया जाएगा। राजकीय छुट्टी मतलब राज्य की तरफ से उस दिन छुट्टी का आयोजन होगा, हुल विद्रोह। ठीक है, हुल विद्रोह ये कहाँ हुआ था, पूरे संथाल परगना में। सिद्धू कानू, चांद भैरो और इनकी 2 बहनें थी फूलो झानो द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। तब कब, 30 जून 1855 ईस्वी को भगनाडी गांव जो है वहाँ से एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें सिद्धू को राजा, ठीक है, कान्हू को
सिद्धू कान्हू, कान्हू को मंत्री, ठीक है, सिद्धू कान्हू। चांद, चांद को क्या प्रशासक, और भैरव को क्या सेनापति, ठीक है, भैरव को क्या सेनापति चुना गया था। और उसी दिन से ये क्या कौन सा संथाल विद्रोह स्टार्ट किया गया था। और संथाल विद्रोह स्टार्ट किया गया, उसके बाद ये बहुत व्यापक विद्रोह हो गया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और ये साहूकारों, व्यक्तियों, जमींदारों के खिलाफ विद्रोह था, ठीक है। और इसमें सिद्धू कान्हू चांद भैरव को पकड़वाने के लिए आपका 10,000 का इनाम रखा गया था। और ये फिर किसी तरह विद्रोह शांत हुआ। आप आते हैं निम्न में से कौन सा, निम्न में से कोल विद्रोह का देख लेते हैं। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 में। 1831-32 में कौन थे? बुद्धू भगत थे। उसके बाद मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह, एक मुंडा उलगुलान आता है, एक मुंडा विद्रोह होता है, ठीक है। मुंडा उलगुलान की बात किया जाए तो कब हुआ था? 1895 से 1900 ईस्वी तक आपका ये हुआ था। भूमिज विद्रोह अभी हम देख लिए थे। भूमिज किसे कहा जाता है? भूमिज को क्या कहा जाता था? मुगल काल में चुवाड़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चुवाड़ कहा जाता था। और ये विद्रोह 1769 से 1805 ईस्वी तक चला था, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो विनोदानंद झा प्रथम झारखंडी थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में देवघर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किए थे। हाँ, विनोदानंद झा हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किए थे। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी झारखंड के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण वल्लभ सहाय ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान छोटा नागपुर संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था। अगर बात किया जाए तो हाँ, ये भी सही है, ठीक है। कौन? आपके कृष्ण वल्लभ सहाय, जो के बी सहाय सीधा बोला जाता है, वो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान छोटा नागपुर संदेश नामक एक पत्रिका जारी किया था। उसके बाद पद्म विभूषण से सम्मानित सिस्टर निर्मला मदर टेरेसा की मृत्यु के पश्चात मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की प्रमुख बनी हुई थी। आगे क्वेश्चन है, सही है। भारत छोड़ो आंदोलन हजारीबाग में नेतृत्व जामवंती देवी और प्रेमा देवी की अगर बात किया जाए तो ये कहाँ से थी? संथाल परगना से, ठीक है, संथाल परगना से नेतृत्व कर रही थी। तो आंसर है इसका डी हो जाएगा, ये जो गलत है। आगे बढ़ते हैं कि संथाल परगना में धर्म पर खेरवार बांसो धर्म पुथी से याद रखेंगे, टुड्डी आ जाएगा, ठीक है। मांझी रामदास टुड्डी द्वारा लिखा गया था, ठीक है। खेरवार वंशो धर्म पुथी की बात किया जाए तो मांझी रामदयाल टुड्डू के द्वारा लिखा गया था। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि झारखंड बजट 22-23, कौन सा बजट 22-23 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मीन्स गलत है? तो झारखंड गुरु छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम की शुरुआत की गई थी, सही बात है। उसके बाद गरीब किसानों या बिजली बिल को बोझ को कम करने के लिए प्रत्येक परिवार को 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, हाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद कृषि उत्पादन में आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए 25 करोड़ रुपये का कॉपर्स फंड की स्थापना की गई है, ये सही है। और बजट 22-23 में कृषि के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा राशि नहीं, सामाजिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा राशि का आवंटन किया गया है, ठीक है, कृषि क्षेत्र में नहीं है। अब हम लोग आते तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो गलत है, ठीक है, बाकी सारे सही थे। हाल ही में भारतीय सीनियर महिला हॉकी टीम झारखंड के किस महिला खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो अगर बात किया जाए तो सीनियर हॉकी टीम में बात किया जाए तो निक्की प्रधान को हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट ओलंपिक खेलने वाली, तो ये सीनियर में रहेगी। जो निक्की प्रधान कहाँ की रहने वाली है? खुट्टी की रहने वाली है। और फर्स्ट ओलंपिक में एंट्री ली थी कहाँ? तो आपका रियो ओलंपिक में ली थी, और हॉकी खेलने वाली प्रथम महिला बनी हुई थी, आदिवासी महिला। उसके बाद सलीमा टेटे की अगर बात किया जाए तो रहने वाली कहाँ की है? सिमडेगा की रहने वाली है सलीमा टेटे। और संगीता कुमारी की बात किया जाए, संगीता कुमारी ये गुमला की है, ठीक है, ये गुमला ये होल्ड में रखते हैं, पता नहीं। निक्की प्रधान कहाँ की है? आपकी खुट्टी की रहने वाली है, ओलंपिक फर्स्ट के लिए थी 16 में। और सलीमा टेटी की बात किया जाए तो ये कहाँ की? सिमडेगा की है। और संगीता कुमारी का भी चयन हुआ है किसमें? आपका जो सीनियर महिला हॉकी टीम है, तो ये आंसर हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। आगे आते हैं CNT एक्ट की बात किया जाए तो कब आया था? ये 1908 ईस्वी में आया था। इसका ब्लूप्रिंट कब किन्होंने तैयार किया था? वही क्वेश्चन है, तो जॉन H. हॉफमैन ने तैयार किया था, ठीक है, जॉन हॉफमैन। प्रारूप का बात किया जाए, CNT का प्रारूप कब तैयार हुआ था? तो 1903 ईस्वी में ये प्रारूप तैयार हो गया था। CNT में बात किया जाए तो कितनी धाराएं हैं? 271 धाराएं हैं। कितनी अध्याय हैं? तो 19 अध्याय हैं, ठीक है, 19 अध्याय हैं। और क्या
271 धाराएं हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो झारखंड के संदर्भ में निम्न में से कौन सा संशोधन एक्ट को मौन क्रांति कहा जाता है? मतलब झारखंड को मौन रख के उसका फैसला लिया गया। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पंचायती राज व्यवस्था और नगर निगम को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, चूँकि ये यहाँ अपनी शासन व्यवस्था होती है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, बहुत सारे शासन व्यवस्था है, माझी शासन व्यवस्था। तो ये क्रांति जो है 73वां और 74वां, तो झारखंड को एक तरह से मौन रखा गया। तो ये मौन बोला जाए तो कौन सा संशोधन था? 73वां और 74वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था? वो 1992 ईस्वी में ये संशोधन हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि झारखंड के गठन से अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ है? तो 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है झारखंड के गठन से। पहली बार पूछा जाता है कब लगा था? तो 19 जनवरी 2009 ईस्वी को लगा था, से 27 दिसंबर 2009 तक लगा हुआ था। ये सबसे लंबा माना जाता है। आपका ये लगा था क्या? राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। और दूसरी बार अगर बोला जाए तो कब लगा था? 1 जून से लगा था 2010 से। 1 जून 2010 से बात किया जाए तो 10 सितंबर तक लगा था, 10 सितंबर 2010 तक लगा था। और तीसरी बार 18 जनवरी 2013 से लगा था। कब तक लगा था? 12 जुलाई 2013 तक लगा हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे लास्ट क्वेश्चन है आज का कि झारखंड का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो कृषि दे या झारखंड दे, तो सबका अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? आपका कृषि है। और आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। सेट खत्म हो गया। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग टॉप 40 क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए हैं। आगे भी इसी तरह सारा सेट प्रैक्टिस करते रहेंगे। थैंक यू।